गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। जियोग्राफी क्लासेस साल एग्जाम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे थे भारत के भूगोल में भारत का बृहद भौतिक विभाग, जिसमें आपने हिमालय को पढ़ा पिछले वीडियो में। जिन छात्रों ने भी हिमालय को नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका उत्तर का विशाल मैदान। ये उत्तर का जो विशाल मैदान है ये एक धनुषाकार आकृति में 3200 किलोमीटर की लंबाई लिए हुए, जिसका विस्तार पश्चिम में अधिक चौड़ा, जो जो पूरब की ओर आते जाता है ये मैदान त्यों इसकी चौड़ाई कम होती जाती है और असम में एक सक्रिय लंबी पट्टी की भांति रह जाता है ये मैदान। आप देख रहे हैं चित्र में जो ये ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये उत्तर का विशाल मैदान है, ठीक है। और ये आपका हिमालय क्षेत्र है पर्वतीय, और ये आप प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। इस मैदान का जो निर्माण है, हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली जो नदियां हैं वो अपने साथ अवसाद लाकर यहाँ पे निक्षेपित किया और इस मैदान का निर्माण हुआ। यानी नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपण से इस मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। अब इस मैदान के निर्माण में चूंकि नदियां महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं तो इसके मैदान के निर्माण में नदियों को आधार माना गया है। इसलिए ये जो क्षेत्र है पश्चिम का, ये सिंध और सतलज का मैदान कहलाता है और इस क्षेत्र को गंगा का मैदान कहते हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है उत्तर पूर्वी भारत में, जो असम में है, ठीक है। तो अब ये इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक। और ये इसका कोई भी भूभाग 180 मीटर से ऊंचा समुद्र तल से नहीं है। सबसे कम जो ढाल है गंगा के मैदान का है, प्रति किलोमीटर 25 सेंटीमीटर ढाल युक्त यह क्षेत्र है। अगर हम यहाँ पर डेल्टा की बात करें तो चूंकि गंगा का जो डेल्टा है यहाँ से तराई तक यदि जाएं तो इसका जो ऊंचाई है मात्र 200 मीटर है। कितनी है? 200 मीटर है। बहुत ही मंद ढाल है यहाँ का। और सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा का ही है और सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भी मैदान गंगा का मैदान ही है, ठीक है। ये इसकी चौड़ाई 150, पूरब में 150 मीटर, पूरब में 150 किलोमीटर। जो जो पश्चिम की ओर आते हैं इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है और पश्चिम में आते आते ये 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है, ठीक है। ये चूंकि ये निक्षेपण द्वारा नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान में काप मृदा की अधिकता पाई जाती है, अत्यधिक गहराई तक की काप मृदा पाई जाती है। एक उपजाऊ भूभाग है। इनमें से सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है गंगा का मैदान, ठीक है ना। इसके बाद इसमें के निर्माण में सबसे पहले मैं आपको बता दूं तराई क्षेत्र आता है। क्या आता है? आपका एक है भाबर, दूसरा है तराई। तो जो भाबर है ये पर्वत है और ये मैदान है। इन पर्वतों से नदी जब तीव्र ढाल युक्त क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं तो अपने साथ तमाम कंकड़ पत्थर बहा कर के लाती हैं और पर्वत पदीय प्रदेशों में एकत्र करती हैं।
और इस पर्वत प्रदेशों में जब एकत्र होता है तो नदियां अदृश्य हो जाती हैं, यानी इन पत्थरों के नीचे से नदी का जल प्रवाहित होने लगता है। इस क्षेत्र को, जहाँ अदृश्य वाला जो क्षेत्र है, इसको हम क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। इसके बाद इसका विस्तार जो है, भाबर का जो विस्तार है 8 किलोमीटर है। भाबर का विस्तार जो है 8 किलोमीटर है, चौड़ाई है इसकी। इसके बाद पुनः यही जो नदी का जल है जो अदृश्य हो जाता है भाबर के क्षेत्र में, फिर से ये विभिन्न धाराओं के रूप में प्रकट होता है, क्योंकि आगे का ढाल बहुत ही मंद है, यानी मैदान की तरफ जो बढ़ते हैं तो ढाल बहुत कम रह जाता है, जिस कारण बहाव इसका मंद हो जाता है और पानी जो है आसपास के क्षेत्र में फैलने लगता है। इस क्षेत्र को हम तराई कहते हैं। ये दलदली क्षेत्र है, ये दलदली क्षेत्र है। यहाँ पे घने वन पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। और उत्तरी भारत के अधिकांश राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्य इसी तराई वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत विषैले कीड़े मकोड़े भी हैं, मच्छर पाए जाते हैं, जिस कारण से जनसंख्या का निवास बहुत कम है, आबादी बहुत कम है इस क्षेत्र में, क्योंकि अनुकूल वातावरण न होने के कारण यहाँ पर मानव निवास बहुत कम है तराई क्षेत्रों में। यही कारण है यहाँ इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान या वन जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है। और यह जो क्षेत्र है तराई में हालांकि उपजाऊ है, धान की खेती अधिक मात्रा में हो जाती है, नम भूमि है, यहाँ पे रेत व चिकनी मिट्टी तथा सिंचाई की सुविधाओं के कारण इस क्षेत्र में सामूहिक कृषि के सफल प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक। इसके बाद आपका ये तो आपका भाबर और तराई हो गया। इसकी जो भाबर के क्षेत्र की चौड़ाई है 8 किलोमीटर है, विस्तार है, ध्यानपूर्वक इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक। अब आपका जो क्षेत्र है अरावली पर्वत, ये जल विभाजक के रूप में है, और इस जल विभाजक के पश्चिम का जो मैदान है इसे पश्चिमी मैदान कहा जाता है। पश्चिमी मैदान का अधिकांश भाग पाकिस्तान को जाता है, क्योंकि इसका निर्माण सतलज और सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। तो ये पाकिस्तान का बॉर्डर आपको देख रहे होंगे मानचित्र में, पाकिस्तान का बॉर्डर है और ये भारत का बॉर्डर है। तो ये क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ है पश्चिमी मैदान का, और इधर का वाला भाग जो है यानी अरावली पर्वत के पूरब की ओर पूर्वी मैदान का निर्माण होता है। इसका ढाल अरावली पर्वत का ये पूरब की ओर है और इसका ढाल पश्चिम की ओर है, दक्षिण पश्चिम। इसलिए ये जब वर्षा का जो जल है तो ये इसका पश्चिम की ओर अरावली पर्वत के ढाल के पश्चिम के ढलानों पर पानी जो आता है वो पश्चिम की ओर जाता है और पूरब के ढाल का पूरब की ओर जाता है, इसलिए इसे जल विभाजक कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान बन जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये इधर आ जाता है असम का मैदान, ये ब्रह्मपुत्र द्वारा बनता है। आइए सबसे पहले हम पश्चिम के मैदान की चर्चा करते हैं। तो पश्चिम का जो मैदान है इसका निर्माण अरावली जो पर्वत है के पश्चिम में सिंधु नदी के द्वारा हुआ है
यह मैदान पाकिस्तान के अधिकांश पंजाब व सिंध प्रांतों में विस्तृत है। इस मैदान में मिट्टी के छोटे छोटे टीले पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे करके पाए जाते हैं, तथा इनके मध्य कहीं कहीं निम्न भूमि पाई जाती है। इन टीलों के मध्य में निम्न भूमि पाई जाती है, जिसे इन्हें तल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? तल्ली कहते हैं। ठीक, वर्षा काल में इन्हीं तल्लियों में पानी भर जाता है, जिससे छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है। इन झीलों को ढाठ कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कंपटीशन की दृष्टि से। पश्चिमी मैदान जो आपका है, ये अधिकतर शुष्क भूखंड है, वर्षा कम होती है, तापमान उच्च रहता है, मृदा से जल का शीघ्रता से वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, जिस कारण से यह मृदा अनुपजाऊ होती है। अब इसके बाद पूर्वी मैदान आ जाता है। पूर्वी मैदान का निर्माण जो होता है, ये उत्तरी मैदान के इस भाग का विस्तार अधिक है। शुरू में बताया था मैंने, गंगा व सहायक नदियों द्वारा निरंतर प्रतिवर्ष काप के निक्षेपों से निर्मित यह भूखंड अत्यंत उर्वर, आर्द्र एवं समतल है। बताया था प्रति किलोमीटर 25 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, बहुत कम ऊंचाई है, यहाँ पे ढाल है। इसका क्षेत्रफल 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, धरातलीय उच्चावच के विचार से इस मैदान को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वह भाग जहां कहीं कभी बाढ़ आई थी, पर अब वहां वर्षा ऋतु में वर्षा का जल अब नहीं पहुंच पाता, जहां इसे पुरानी काप मृदा कहते हैं। पुरानी काप मृदा, इसी को हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये उत्तर का विशाल मैदान को 2 भागों में पश्चिमी मैदान पड़ा है, आप शुष्क क्षेत्र है। ये भाग आपका जो गंगा का मैदान है, सिंध, ये पश्चिमी मैदान सिंधु और किसका? सतलज का मैदान है, और ये गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है, पश्चिमी मैदान। ठीक है, तो इसको 2 भाग किए गए हैं, बांगर और खादर में बांटा गया है। बांगर मीन्स पुरानी काप मृदा, खादर मीन्स नवीन काप मृदा। ठीक, तो इसमें आप पुरानी और नवीन, तो जो उच्च भूभाग हैं, जहां वर्षा ऋतु में वर्षा का बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, उसे हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और उत्तरी पूर्वी मैदान का वह भाग जो निम्न भूभाग है, वह निम्न भूभाग जहां वर्षा ऋतु में बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, उसे हम खादर कहते हैं। यह नवीन काप मृदा यहाँ पाई जाती है। दोनों उपजाऊ हैं, लेकिन खादर की अपेक्षा बांगर कम उपजाऊ है। यहाँ वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होता है। ठीक है, तो यह जो बांगर क्षेत्र है, तो मैंने बताया यह प्राचीन काप से निर्मित, ठीक है, भूभाग है। ठीक है, उच्च भूभाग है, जहां सामान्यतः वर्षा काल में बाढ़ का जल पहुंच नहीं पाता। यहाँ जो जलतल है अधिक गहराई पर पाया जाता है, यानी इसकी वाटर लेवल बहुत नीचे है। यहाँ चूना युक्त कंकड़ीली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें आर्द्रता कम होती है। पंजाब व उत्तर प्रदेश में बांगर भूमि की अधिकता पाई जाती है। कौन कौन से? पंजाब और उत्तर प्रदेश में बांगर भूमि अधिक पाई जाती है। ठीक है ना। अब खादर को मैंने बताया था कि खादर जो भाग है, ये आर्द्र वाला क्षेत्र है। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी इस क्षेत्र में पहुंच जाता है। ये नवीन काप से निर्मित निचले मैदान है, भाग हैं, जो वर्षा काल में बाढ़ ग्रस्त हो जाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिमी बंगाल में खादर की अधिकता है,
कौन से? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में खादर क्षेत्र अधिक पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बांगड़ क्षेत्र है, जो आपका ये बांगड़ वाला क्षेत्र है, उच्च भूभाग वाला क्षेत्र है, यहाँ बालू के ढेर पाए जाते हैं, जिन्हें छोटे छोटे बालू के टीले पाए जाते हैं ऐसे से। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन टीलों को हम कहते हैं भूड़। इन टीलों को क्या कहते हैं? भूड़ कहते हैं। छोटे छोटे टीले पाए जाते हैं बांगड़ वाले क्षेत्रों में। ठीक। और यहाँ पे देखा है कि नदियों का जाल है। ठीक है। तो दो, ये नदी एक नदी है, तो दो नदियों के बीच का भूभाग, जिसे एक नदी ये गई और एक नदी ये आई, तो ये बीच का जो भूभाग है इसे हम दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब। दो नदियों के बीच का भूभाग को दोआब कहते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में शुष्क भूमि पर कड़ी, नमकीन व क्षारीय मिट्टियों का विस्तार अधिक पाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? रेह। क्या कहते हैं? रेह कहते हैं, या रेह या कल्लर भी कहते हैं। इसे याद रखिएगा नाम, कल्लर। रेह या कल्लर कहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके खादर वाले क्षेत्र में। ठीक। जल, यहाँ पे जो वर्षा का जो जल है तो बहुत जल्दी शीघ्रता से वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। जिस भूभाग से, जिस मृदा से जल का वाष्पोत्सर्जन शीघ्रता से हो जाता है, वो अपने आप रेह में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब शीघ्र वाष्पोत्सर्जन का कहाँ पर होगा? जहां पे उच्च तापमान और निम्न वर्षा होती है, वहां पे। ठीक है। तो आप रेह के बारे में भी समझ गए। ठीक। अब देखते हैं कि गंगा व ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है, जहां पे आप ये वाला उत्तरी पूर्वी मैदान जो है चक्री पट्टी के रूप में, तो यह यहाँ पे जो नदी ब्रह्मपुत्र आती है और गंगा आती है, तो एक डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा क्या होता है? जब नदियां अपने साथ अवसाद बहा कर लाती हैं और अपने मुहाने पर, कौन से मुहाने पर क्या करती हैं? अवसाद का एकत्र करती हैं। क्योंकि अब यहाँ पे परिवहन करने की क्षमता नदी की नहीं होती है और अपने मुहाने पर ही तमाम अवसाद को एकत्र कर देती हैं, और इस प्रकार से इन दोनों नदियों की दो शाखाएं हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ अवरोध, मुहाने में अवरोध आ जाता है निक्षेपण के द्वारा। ठीक है। तो इसी को हम डेल्टा कहते हैं। तो सुंदरवन का डेल्टा, जहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, ये सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित ये डेल्टा है। ठीक है। यहाँ सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदर वृक्ष का सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। सुंदरी नामक वन यहाँ पाए जाते हैं। इसमें सुंदर सुंदर पुष्प होते हैं और दूर से देखने पर बहुत ही रमणीय दृश्य रहता है। यहाँ का बहुत सुंदर पुष्प होते हैं। ठीक है। दलदली क्षेत्र भी होता है। तो यहाँ पे इनके बारे में, डेल्टा के बारे में बता दें कि लगभग 1.86 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे ये डेल्टा का विस्तार पाया जाता है। ठीक है। यहाँ सूक्ष्म काप के बहुत गहरे निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक। समुद्र के ज्वारीय बल के कारण जो क्या होता है कि अब यहाँ चूंकि समुद्र में मुहाना है, अब यहाँ पे समुद्रीय जल है, तो यहाँ पे ज्वारीय जल जो है, ज्वार भाटा जब आता है तो ज्वार के समय इस निम्न भूभाग में जल भर जाता है। निम्न भूभाग में जल भर जाता है, तो ये दलदली बना रहता है, हमेशा दलदली बना रहता है। इस दलदली वाले भाग को यानी डेल्टा 4 में, तो 4 वाला भूभाग मानव अधिवास के लिए सर्वोत्तम है।